नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हर रोज नए मामले की बढ़ोतरी हो रही है और इसके कारण अस्पतालों में भी व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में बेड्स की कमी है। ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स के लिए जद्दोजहद के बीच लोगों के इस संक्रमण से जान भी जा रही है। अब ऐसे में जरूरी है कि हम सभी इस संक्रमण से खुद को बचाकर रखें। कोरोना के इस नए स्ट्रेन और खतरनाक स्ट्रेन से कैसे बचा जा सकता है, इन सभी बातों पर करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मेडिकल एक्सपर्ट डॉक्टर पवन। तो उन्हें जोड़ेंगे। इससे पहले हम आपको बता दें कि जब डॉक्टर पवन हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो हम उनसे तमाम सवालात पूछेंगे और अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो आप भी हमें फोन लगा सकते हैं और अपने सवालों के जवाब डॉक्टर पवन से ले सकते हैं। तो आप कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और डॉक्टर से सुझाव ले सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो कोरोना का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में ये आंकड़ा अब सबसे ऊपर पहुंच चुका है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कोरोना के आंकड़ों के बारे में। सितंबर महीने में ओब्लिक यूके में पहली बार नया स्ट्रेन देखा गया। यूके में सितंबर महीने में नया स्ट्रेन देखा गया। नए स्ट्रेन से लोग ज्यादा तेजी से बीमार हुए। इन्फेक्शन रेट पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा। नए वेरिएंट का नाम VUI 202012/01 रखा गया है। तो कोरोना के न्यू स्ट्रेन के लक्षणों पर आइए ग्राफिक्स के नजरिए एक नजर डालते हैं। नए स्ट्रेन का लक्षण: सूखी और लगातार खांसी होना, थकान होना नए स्ट्रेन का लक्षण, सिर दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण, डायरिया होना नए स्ट्रेन का लक्षण, मांसपेशियों में दर्द नए स्ट्रेन का लक्षण, त्वचा पर रैशेज होना नए स्ट्रेन का लक्षण, स्वाद और गंध पता न लगना, सीने में दर्द भी नए स्ट्रेन का लक्षण, पेट में दर्द होना नए स्ट्रेन का लक्षण, हाथों पैरों की उंगलियों के रंग का बदल जाना, भ्रम की स्थिति, चेहरे और होठों का नीला पड़ना, देखने सुनने में परेशानी होना भी नया लक्षण। स्ट्रेन तो बता दें कि कोरोना के जो नए स्ट्रेन है उसके लक्षण आपको बता रहे हैं। मांसपेशियों में दर्द होना, त्वचा पर रैशेज आना नए स्ट्रेन के लक्षण है और भ्रम की जो स्थिति है वो भी इस नए स्ट्रेन में देखी जा सकती है लक्षण के तौर पर। सीने में दर्द होना इसका लक्षण है, पेट में दर्द होना इसका लक्षण है और ये पहले से कई गुना खतरनाक है। आपको बता दें कि ये स्ट्रेन पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है और इसके कुछ लक्षण हमने अभी आपको बताया कि किस तरह से इसके लक्षण हैं। पेट में दर्द होना, भ्रम की स्थिति पैदा होना, देखने में दिक्कत आना, ये कुछ लक्षण है। सूंघने की जो क्षमता है वो कम होना और इसके साथ साथ आपको बता दें कि इस लक्षण को देखने के बाद से जरूरी है कि आप सही उपाय अपनाएं और कोरोना से खुद को और खुद के परिवार को बचाएं। लगातार देश के अंदर कोरोना का आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में ये जो नया स्ट्रेन है ये पहले से कई गुना खतरनाक है। तो बता दें कि देश भर में कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। दिल्ली, राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के नए मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। डॉक्टर पवन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये जो नया स्ट्रेन अब आया है इससे कैसे बचा जा सकता है, सबसे पहला सवाल यही जानना चाहेंगे।
धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। जी। पहली बात तो ये है कि जो ये नया स्ट्रेन है, ये जो पिछले स्ट्रेन है उससे ज्यादा ट्रांसमिशन इसकी रेट ज्यादा है और ये ज्यादा इफेक्ट करता है, इसकी सीवियरिटी ज्यादा है। हम्म। तो बचने के लिए उपाय वही है जो कि हम पिछले 1.5 साल से कह रहे हैं कि लगातार मास्क का नियमित रूप से उपयोग करना, हम्म। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, अपने हैंड वॉशिंग करना सोप से, सैनिटाइजर से। और सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि अगर जरूरी हो तभी हम बाहर निकलें, अगर जरूरी ना हो तो हम घर में ही रहें। हम्म। पवन जी, जिस तरह से अब जो दूसरी लहर आई है इसमें ये नया स्ट्रेन पाया गया है, कहा जा रहा है कि पहले से ज्यादा खतरनाक है, तो किस तरह से खतरनाक है ये स्ट्रेन लोगों के लिए? पहली चीज ये है कि ये स्ट्रेन 5 से 6 गुना ज्यादा ट्रांसमिशबल है। हम्म। इसकी जो ट्रांसमिशन की जो क्षमता है ये पहले वाले स्ट्रेन से बहुत ज्यादा ज्यादा है। और उसके अलावा ये ज्यादा यंग पॉपुलेशन को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। और एक बार ये स्ट्रेन पेशेंट कोई इन्फेक्टेड हो जाता है तो उससे उसकी जो मारक क्षमता है वो ज्यादा है, मतलब इसकी सिवियरिटी ज्यादा है और इससे इसकी मोर्टेलिटी भी ज्यादा है। तो इसीलिए ये स्ट्रेन पहले वाले स्ट्रेन से कई गुना ज्यादा मारक क्षमता रखता है। इसीलिए इतना जो हम देख रहे हैं सेकंड वेव के अंदर सारी चीजें जो एकदम से तितर बितर हो गई हैं, सारी चीजें, सारा कोलैप्स सिस्टम हो गया है, ये इसी वजह से। क्योंकि ये सारा हेल्थ सिस्टम ओवरबर्डन हो गया है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे और ये हमें नहीं पता था कि इतनी ज्यादा इसकी क्षमता है कि ये हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी है या जो हमारी बॉडी की जो प्रोडक्शन जो पावर है उसको ये ओवरटेक कर लेगा। तो इसलिए इसकी ये सारी चीजें हैं जिससे कि हमें ध्यान में रखना है और सभी सावधानियों का ध्यान। जी बिल्कुल पवन जी, एक बात और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से पहला जो स्ट्रेन था उसमें फीवर होता था लक्षण के तौर पर, या फिर जुकाम खांसी आम लक्षण होते थे, लेकिन इस बार के स्ट्रेन में कई लक्षण हैं। सबसे पहले आपसे वो भी जानना चाहेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। पिछले वाले स्ट्रेन में हम देखते थे कि ज्यादातर मरीजों में फीवर मोस्ट कॉमन सिम्टम होता था, लेकिन इस स्ट्रेन में हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो सिम्टम्स हैं वो फीवर के अलावा सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, लूज मोशन, इसके अलावा उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि 2-3 दिन पहले ही पेशेंट्स को कहते हैं कि हमें कमजोरी फील हो रही है, काम नहीं कर रहे हैं, थकावट महसूस हो रही है। इसके अलावा बिल्कुल टेस्ट नहीं आना, स्मेल नहीं आना, ये सारे इस स्ट्रेन के लक्षण हैं। बिल्कुल पवन जी, फीवर भी जो है वो बहुत ही हाई ग्रेड है। मेडिकल एक्सपर्ट पवन गुप्ता डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने अपनी फोन लाइंस भी खोल दी है। जो दर्शक हैं अब हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। दिल्ली से एक दर्शक जुड़ गए हैं, अंकित। अंकित, डॉक्टर से आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। जी मैं जानना चाहता हूँ जैसे ये जो मास्क वो कोरोना जो है वो हवा से फैल रहा है, क्या डबल लेयर मास्क ही इसका उपाय है? और अगर हवा से फैल रहा है तो फिर हम घरों में तो बिना मास्क के रहते हैं, तो क्या वहां भी हम बच सकते हैं? देखिए, ये हवा में है और हवा से फैलता है, बिल्कुल ठीक बात है। और इसीलिए हम सब एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि जो मास्क है वो यूज कीजिए। और मास्क भी कई तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी मास्क जो है वो डबल लेयर वाला मास्क या सर्जिकल मास्क है। जो मास्क जनरली हम देखते हैं लोगों को पहनते हुए, कपड़े वाला मास्क को इतना इफेक्टिव या कारगर नहीं है। तो जो डबल लेयर वाला मास्क है वो पहनना चाहिए। और अगर हॉस्पिटल में जा रहे हैं या जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सब N95 पहनते हैं। तो अंकित, आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर पवन, लगातार जिस तरह से ये लक्षण अगर किसी व्यक्ति में पाए भी जाते हैं तो सबसे पहले स्टेप उसे क्या करना होगा? अगर किसी व्यक्ति में कोरोना का डायग्नोसिस हो जाता है तो सबसे पहले उसे अपने आप को दूसरों से आइसोलेट करना है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे दूसरे लोगों में भी उसका ट्रांसमिशन हो। इसके अलावा उसे फिर अपने जो सिम्टम्स हैं, जो उसके जो लक्षण हैं, उसको लगातार मॉनिटर करना है या उसको लगातार देखते रहना है कि वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। और अगर पॉसिबल है तो उसको मेडिकल एक्सपर्ट की या डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए और उनके नियमित रूप से और रेगुलर उनके फॉलोअप में रहना चाहिए। और इसके अलावा सबसे पहले अगर आपने पूछा तो मैं यही बोलूंगा कि आइसोलेशन उनको करना चाहिए, और ताकि उनसे दूसरे लोग जो हैं वो
बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी पूछना चाहेंगे क्योंकि कई केस ऐसे आ रहे हैं कि अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे हैं या फिर जल्दी से अस्पताल में जो लोग हैं, जो मरीज हैं, वो भर्ती नहीं हो रहे हैं। ऐसे में घर पर रह के आइसोलेशन के अलावा क्या कुछ किया जा सकता है जो एक ट्रीटमेंट के तौर पर मरीज को दिया जा सके? बिल्कुल, देखिए अगर मैं ये बात करूं कि परसेंटेज वाइज, तो सिर्फ 10 से 15% पेशेंट्स को ही एडमिट होने की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पैनिक नहीं लेना है, क्योंकि लोगों को ये लगता है या आम जनता में ये राय है कि बेड नहीं मिलता। तो अगर उनको रिक्वायरमेंट या जरूरत नहीं है एडमिट होने की, उसके बावजूद भी वो एडमिट करने के लिए हॉस्पिटल्स के आसपास चक्कर काटते हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन के लिए वो प्रयास करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक बार आइसोलेशन हो गए तो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना है। अगर बुखार हाई ग्रेड फीवर स्पेशली अगर वो 5 दिन से ज्यादा चल रहा है, या फिर अगर उनकी जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो 92 या 90% से कम हो रही है, तभी उनको हॉस्पिटल में जाने का इंडिकेशन है या एडमिट होने का इंडिकेशन है। अदरवाइज वो घर पे भी अपने आप को आइसोलेट करके और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेके और अपने आप के जो सिम्टम्स हैं या लक्षण है उसको मॉनिटर करके वो ठीक हो सकते हैं। 90% पेशेंट्स घर पे भी ठीक हो सकते हैं, सिर्फ 10% पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्योंकि जब पहली वेव आई थी तो जो आसानी से इलाज किया जा रहा था, लेकिन इस बार एक चीज और निकलकर सामने आ रही है कि अचानक से रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है और उसकी उपलब्धता ज्यादा बढ़ जाती है और अचानक से उसमें कमी भी आ जाती है, उसकी संख्या में लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है। क्या ये इंजेक्शन वाकई इतना जरूरी है? क्योंकि लोग अफरा तफरी मच रही है इस इंजेक्शन के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो बेसिकली एक एंटी वायरल इंजेक्शन है, ठीक है। जिस पॉपुलेशन ऑफ ग्रुप में यूज करना है वो बहुत ही कम है। लोगों में ये राय है कि अगर हमें रेमडेसिविर मिल जाएगा तो ये रामबाण है या इससे हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे या स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि 90% पॉपुलेशन जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होती, वो घर पे ही मैनेज होती है, उनको इसकी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होती है, उन्हीं को इसकी जरूरत पड़ती है। और उसमें भी ऐसा नहीं है, जो भी स्टडीज आई हैं उसमें ये नहीं कहीं भी है कि ये इसका डायरेक्टली मोर्टेलिटी बेनिफिट है या कि ये किसी आदमी की लाइफ को बढ़ा देता है। इसका ये है कि ये सिम्टम्स को जल्दी कम कर देता है और दूसरा ये है कि ये जल्दी से पेशेंट की रिकवरी में हेल्प करता है। तो इसका यूज भी बड़ा लिमिटेड है, ऐसा नहीं है कि ये कोई मैजिक ड्रग है। और WHO ने तो इनफैक्ट ये बोला है कि रेमडेसिविर को यूज नहीं करना चाहिए, बट फिर भी क्योंकि थोड़ा बहुत जो रिजल्ट है अगर हम देख रहे हैं कोविड में कुछ ड्रग्स का, तो उसमें से रेमडेसिविर एक है, इसीलिए लोगों में इसका बहुत ज्यादा इस टाइम पैनिक है कि ये मिल नहीं रहा है। और वही है कि डिमांड सप्लाई की बात है, डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम है रेमडेसिविर की, इसलिए लोगों में पैनिक है कि रेमडेसिविर कैसे भी अवेलेबल हो मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल पवन जी, बिल्कुल पवन जी, हमारे साथ लगातार दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं और वृंदा एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है। वृंदा, क्या पूछना चाहती हैं आप? पूछिए। हेलो जी वृंदा, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर, मेरे को दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं और जी हाँ जी डॉक्टर, गुड आफ्टरनून। मेरे को दोनों इंजेक्शन लग चुके हैं, उसमें कोई खास प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन ना 5-6 दिन से ना मेरे मुंह में छाले छाले जैसे होते हैं, ब्लिस्टर्स होते हैं ना जैसे, दैट इज देयर। और उसमें ये बी कॉम्प्लेक्स मैंने लिया है, बट इसे 5 दिन हुए, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है, तो व्हाट टू डू डॉक्टर? देखो, आपने दोनों वैक्सीन लगवा लिए हैं जैसा आप कह रहे हैं। हाँ जी, और हाँ जी, उसके बाद आपको मुंह में छाले हो गए हैं, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए आपने बिकोसुल लिया है, बट स्टिल एक बार आई थिंक पर्सनली एक बार किसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, क्योंकि क्या होता है ना कि हो सकता है कि ये डायरेक्टली वैक्सीन का साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि जनरली हमने कोई वैक्सीन का इस तरह का साइड इफेक्ट देखा नहीं है कि इस तरह से छाले हो जाते हैं। लेकिन मल्टीवाइटामिन आप यूज करें उसके बाद भी अगर परसिस्ट कर रहे हैं तो एक बार
किसी डॉक्टर को एक बार पर्सनली जाके मिलके बताना कि ठीक रहेगा। तो वृंदा, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक राजवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, आप पूछिए, आप क्या सवाल अपना पूछना चाहते हैं? जी राजवीर। ये पूछना चाह रहा था जिस तरह से हमारे कोरोना टीका लगेगा, जिस तरह से 18 साल के को लगेगा, 21 साल के 1 तारीख के बाद हमारे डॉक्टर साहब इसमें जैसे टीका लगवाते हैं, इसके बाद कितने दिन मास्क लगाना जरूरी है ये? हाँ, देखिए कि वैक्सीन आप लगवा रहे हैं उसके बाद भी मास्क को लगाना ही है, ठीक है, क्योंकि जो मास्क है वो प्रोटेक्शन हमेशा ही आपको लगाना होगा जब तक कि ये कोरोना जो है पूरी तरह से एलिमिनेट ना हो जाए। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि वैक्सीन के बाद जो कुछ पेशेंट्स में फिर भी इन्फेक्शन हो रहा है, जिन्होंने कि मास्क प्रॉपर यूज नहीं किया या जिन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। तो वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं कि हम मास्क हटा लें या फिर हम सोशल डिस्टेंसिंग का या कोविड बिहेवियर का पालन ना करें, वो हमें सब बिहेव करना है। ये है कि मास्क हमें लगा के रखना है। चलिए राजवीर, आशा करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, क्योंकि मास्क जो है वो हर हालत में जरूरी है, औरों को भी बचाएगा, आपको भी बचाएगा। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, भगवान। भगवान, क्या पूछना चाहते हैं आप? अपना सवाल पूछिए। तो एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरके, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। कुदरत से लड़ना तो नामुमकिन है, इसमें कोई दो राय नहीं, और हमें अवेयर होना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन लोगों का, आम जनता का जो विश्वास है वो सरकारों से उठ चुका है। सरकारें, कोई भी सरकारें हो, सेंटर की सरकार हो, सूबे की सरकार हो, संजीदा सरकारें नहीं है। इन लोगों में एक भ्रम फैला दिया है तरह तरह के बयान देकर। बड़ी आसान थी मंजिल हमारी, आप अपना सवाल पूछिए आरके जी। डॉक्टर मगर में उलझाया बहुत है। देखिए 2 इंजेक्शन निकाले इन्होंने, मोदी महोदय तो कोवैक्सीन लगवा रहे हैं और बाकी दूसरे जो हैं वो कोविड शील्ड लगवा रहे हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ दो हादसे हुए हैं, 2 हादसे हुए हमारे यहाँ अम्बाड़ा में। तो किस बात का है बताइए? सरकारें उलझा रही है लोगों को। आरके जी, हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं इस वक्त। आप कुछ पूछना चाहते हैं अपने स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, कोरोना से जुड़ा हुआ, तो आप मेडिकल एक्सपर्ट कहे ना, सरकारों को कहे ना, लोगों को क्यों मार रहे हो? हमारी तो कोई सुनता नहीं है। डॉक्टर साहब हमारे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरडी शर्मा एक दर्शक हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। आरडी शर्मा, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ डॉक्टर साहब, मैं द्वारका दिल्ली से ही बोल रहा हूँ। मेरा वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में मेरा सर्जरी हुई थी 2018 में। हेलो जी जी। हाँ जी सुन रहा हूँ। हाँ जी, 2018 में मेरा सर्जरी हुई थी, ओपन हार्ट सर्जरी। और उसके बाद जो है मेरा फिर बीच में ब्लॉकेज हो गया कुछ, और वो ब्लड वगैरह का ब्लॉकेज हुआ। उसमें फिर एक पेट के अंदर से कुछ और भी उन्होंने वो मेरा किया ऑपरेशन। तो 3 साल हो गए मैं डॉक्टर साहब, मैं आई एम टेकिंग वैमडा, ओक्सरा एंड अबाउट 17-16 मेडिसिन व्हिच आई एम टेकिंग फ्रॉम द लास्ट 2-3 years. तो कैन आई हैव द वैक्सीन एट दिस स्टेज? देखिए, ये बहुत उम्दा सवाल है, क्योंकि ये बड़े लोगों का क्वेश्चन भी होता है कि अगर हम किसी ब्लड थिनर पे चल रहे हैं या कोई खून पतला करने की दवाई चल रही है तो क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए? बिल्कुल लगवानी चाहिए। भी ले रहा हूँ मैं, इकोस्प्रिन भी ले रहा हूँ, और वायमेडा ले रहा हूँ, ओक्सरा ले रहा हूँ। हाँ, तो क्या करना चाहिए डॉक्टर? हाँ जी, तो कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी ब्लड थिनर पे है, उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन या कोई दुष्प्रभाव नहीं है अगर हम ये लगवाते हैं, तो वैक्सीन बिल्कुल लगवानी है। वैक्सीन मतलब अगर कोई ब्लड थिनर पे या खून पतला करने की दवाइयों पे चल रहा है तो उसमें वैक्सीन लगाने से कोई हार्मफुल या दुष्प्रभाव नहीं है, उसमें बिल्कुल लगवाना चाहिए। बिल्कुल। तो आरडी शर्मा जी, आपको क्योंकि 16-17 मेडिसिन है डॉक्टर साहब व्हिच आई एम टेकिंग फ्रॉम द लास्ट 3 years, देयर अबाउट 16-17, उसमें थायराइड का भी है, 2 शुगर की भी है, बीपी की भी है। तो
क्या करना, मैं तो आई एम वरीड अबाउट दैट कि वाइफ को तो मैंने दिलवा दिया है वैक्सीन, लेकिन आई एम वरीड, बच्चे थोड़ा बोल भी रहे हैं कि पापा घर पे ही रहिए, ठीक रहेगा, वैक्सीन से ऐसा ना हो, क्योंकि आजकल डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं है, हॉस्पिटल भी दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, ऐसा ना कोई रिएक्शन हो जाए। कैन यू जस्ट गेट मी द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट? देखिए, जो डायबिटिक है या ब्लड प्रेशर के हैं या हार्ट के मरीज हैं, इनफैक्ट उनको ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है। और आपको ये पता है कि जो भी ये पेशेंट्स होते हैं वो सब मेडिसिन पे चल रहे हैं, ब्लड थिनर पे चल रहे हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा कोरोना के सिम्टम्स होने का या फिर उनको सीवियरिटी का ज्यादा है। तो इसलिए आप लोगों को तो इनफैक्ट जो जिनमें ये सारी चीजें हैं उनको प्रायोरिटी बेसिस पे वैक्सीन लगनी चाहिए। और उसमें इन दवाइयों से कोई कोरिलेशन नहीं है कि अगर ये दवाइयां चल रही हैं तो उसमें नहीं लगेगी। आप बेफिक्र होकर बिना किसी पैनिक के जाइए और आराम से लगवाइए। तो पैनिक नहीं होना है और वैक्सीन जरूर लगवाइएगा। आरडी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पवन गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, कुलदीप जी, अपना सवाल पूछिए। तो दर्शकों से फिर एक बार से एक और दर्शक राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए भिवानी से। राजकुमार, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी राजकुमार, अपना सवाल पूछिए। मैम, राजेश कुमार बोल रहा हूँ। जी राजेश कुमार, आप सवाल पूछिए। मैम, मेरा ये सवाल है जी। मैम, ये वैक्सीन लगवाने के बाद बुखार हो जाता है मैम, ये हाँ, देखिए जी राजकुमार जी, बिल्कुल ठीक बात है। वैक्सीन के बाद कुछ बेनिफिशरीज या लोगों में बुखार आता है, 1 या 2 दिन आता है, ठीक है। इसके अलावा जो वैक्सीन लगी है उस साइड पे पेन भी हो सकता है, और साथ में थोड़ा 1-2 दिन तक हो सकता है कि हेडेक रहे या फिर थोड़ा पेट में डिस्टर्बेंस रहे, लेकिन वो 1 से 2 दिन चलते हैं और उसमें कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल जो गोली हमारी पैरासिटामोल होती है उसको हम ले सकते हैं। बिल्कुल। तो एक और इसके अलावा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है डॉक्टर साहब इसका? नहीं, इसके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। चलिए कुलदीप जी, आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सत्यनारायण, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। मेरी मिसेज को 12/3 को फर्स्ट वैक्सीनेशन हुई थी, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गई थी 1 हफ्ते पहले। अब वो ठीक है काफी, क्या वो दूसरी वैक्सीन ले सकती हैं? हाँ जी, देखिए पहली वैक्सीन लगी उसके बाद कोरोना हो गया, तो कोरोना के ठीक होने के मतलब जब नेगेटिव अगर आ जाती हैं उसके 2 हफ्ते बाद दोबारा ले सकती हैं। तो जब आप टेस्ट करवाएंगे अगर वो नेगेटिव आती है तो उसके 2 हफ्ते के बाद आपने लगवानी है, उससे पहले नहीं। ठीक है, नेगेटिव, ठीक है सर, धन्यवाद सर। चलिए सत्यनारायण जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ करनाल से जुड़ गए हैं, रमेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, मेरे को ना 3 दिन से फीवर हो रहा है। तो उसके बाद मेरी मसल में बहुत पेन है और खांसी भी नहीं है और कुछ की दिक्कत नहीं है, सिर्फ 3 दिन से फीवर है। तो उसकी मेडिसिन वगैरह मैं ले रहा हूँ, तो नेक्स्ट मेरे को क्या करना चाहिए? देखिए 3 दिन से फीवर हो रहा है और साथ में बता रहे हैं कि मसल पेन भी है, तो सबसे पहले तो एक कोविड का टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि जैसे कि पता है आपको सेकेंड वेव चल रही है। तो जनरली जो मोस्ट कॉमन कोज है या जो सबसे बड़ा कारण है अभी फीवर का, वो कोविड है। तो इसलिए कोविड का टेस्ट जरूरी है, और अगर वो पॉजिटिव आता है या नेगेटिव उसके अकॉर्डिंगली फिर आपका ट्रीटमेंट भी चलेगा। बिल्कुल नरेश, तो आप सबसे पहले अपना टेस्ट कराइए। और फिलहाल एक दर्शक करनाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वंश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी नमस्कार जी, मैं वंश चोपड़ा बोल रहा हूँ बालासिटी से। सवाल पवन जी, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जैसे कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इसके लिए, इसकी चेन तोड़ने के लिए हमें लॉकडाउन जरूरी है
कि नहीं है? क्योंकि अगर लॉकडाउन नहीं होगा तो ऐसे तो ये चेन बढ़ती रहेगी, कितने लोग मर रहे हैं, कितनों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो ये चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। ये एक्चुअली चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन जरूरी था और लॉकडाउन हुआ भी है जैसे दिल्ली में। और अब ये है कि नेक्स्ट वीक भी हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अभी चेन पूरी तरह से ब्रेक हुई नहीं है। अभी भी कोविड केसेस काफी आ रहे हैं, अभी भी हेल्थ सिस्टम अपने पूरी 100% पे काम नहीं कर रहा है। तो ये एक्सटेंड होना चाहिए एटलीस्ट फॉर 1 to 2 वीक्स। चलिए ओके सर, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आप दोनों भी अपना ख्याल रखेंगे जी। चलिए वंश, आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गीतिका। गीतिका, अपना सवाल कीजिए। नमस्कार दीपशिका जी, मुझे डॉक्टर से ये जानना है कि अगर किसी को नॉर्मल सिम्टम्स है, जैसे किसी को नॉर्मल जुकाम या बुखार है, तो क्या उसको कोविड टेस्ट करवाने जाना चाहिए या फिर वो नॉर्मल प्रिकॉशंस लेकर घर पर ही रहे? जी देखिए, अगर किसी को फीवर है या फिर अगर किसी को खांसी वगैरह है और अगर वो फर्स्ट है फैमिली में जिसको ये सिम्टम्स हैं, तो उसको टेस्ट करवाना चाहिए। क्योंकि उसका फायदा ये होगा कि अगर उसका पॉजिटिव आता है तो अपने आप को आइसोलेट कर सकता है। अगर फैमिली में सपोज दो या 3 बंदे हैं या जिसको कि ऑलरेडी डायग्नोस्ड है, और अगर कोई चौथा अगर आता है तो चौथे को रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको तो ये समझ लेना चाहिए कि वो कोविड ही होगा अगर उसको फीवर आता है। हाँ, बट डेफिनेटली अगर पहला या दूसरा व्यक्ति है जिसको घर में फीवर आया है तो उसको टेस्ट कराना चाहिए। जी चलिए कृतिका, हम आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप भी बचकर रहिए कोरोना से। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को राय देने के लिए, सुझाव देने के लिए। तो देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और जो न्यू स्ट्रेन है वो लोगों को डरा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि इस स्ट्रेन से कैसे बचा जाए, और इसके लिए हमारे साथ लगातार मेडिकल एक्सपर्ट पवन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। और इसके साथ ही दर्शकों के लिए भी हमने जो कॉल लाइन है वो खोल दी है। आप भी कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर पवन से जो भी आपको पूछना है पूछ सकते हैं, सलाह के तौर पर, सुझाव के तौर पर कोरोना को लेकर। तो चलिए पवन जी को जोड़ते हैं अपने साथ, और दर्शकों से भी अनुरोध है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं 011-4321-4321 पर और अपने सवाल डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं। पवन जी, जिस तरह से हम इस न्यू स्ट्रेन के बारे में बात कर रहे थे कि इन लोगों को कोरोना टेस्ट कराना चाहिए, कैसे घर पर रहकर हम इससे बच सकते हैं, इन तमाम बातों पर हम चर्चा कर रहे थे। अच्छा डॉक्टर, हमने ये भी सुना है कि जो नया स्ट्रेन है ये अब बच्चों पर सबसे ज्यादा प्रभावी हो रहा है, हालांकि इससे पहले वाली वेव में ऐसा नहीं देखने को मिला था। जी बिल्कुल ठीक बात है। ये बच्चों में और यंग पॉपुलेशन, मतलब जो अडल्ट्स हैं लेस देन 40 इयर्स, दोनों में ही ज्यादा देखने को मिल रहा है। एक तो बच्चों में ज्यादा होने का कारण ये भी है कि फर्स्ट वेव में बच्चे सब घरों में थे और घर से बाहर नहीं निकले थे जिस टाइम फर्स्ट वेव आई थी। उसके बाद फर्स्ट वेव होने के बाद फिर सब बच्चे घर से बाहर निकलने शुरू करके, हालांकि स्कूल नहीं खुले लेकिन फिर भी बच्चे अपने खेलने के लिए बाहर निकलते थे, तो इसीलिए बच्चों का एक्सपोजर हुआ। तो वो मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक दर्शक अंबाला से बलवीर जुड़ गए हमारे साथ। बलवीर, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी बलवीर, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हेलो जी। हाँ जी, हाँ जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। हेलो नमस्कार डॉक्टर साहब। बलवीर, आप सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ जी नमस्कार जी डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। सर, ये वास्तव में कोरोना है या ये कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है कोई? मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम। नहीं, कोरोना ही है ये, क्योंकि कोरोना है या ये वैसे में कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी है? नहीं, गवर्नमेंट की देखो, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्यों होगी, क्योंकि कोविड जो है वो। चलिए बलवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये कोरोना है, महामारी है, इससे बचने के लिए लगातार उपाय किए जा रहे हैं और आप भी अपना बचाव कीजिए। मदन लाल, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, अपना सवाल कीजिए। ऐसे जी, मैं हूँ पैरालाइज जी, और मैं अपना डॉक्टर साहब से पूछना था तो मैं टीका लगवाऊं कि ना लगवाऊं? देखिए, पैरालाइज्ड हो
तो उसमें कोई इसमें वैक्सीनेशन का या टीके से कोई कोरिलेशन नहीं है। तो आप आराम से बिना किसी डर के, बिना किसी, मेरी उम्र है 63। हाँ, तो उसमें बिना किसी डर के आप जाइए और टीका लगवाइए, दोनों डोज लगवाइए, कोई उसमें नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मदन लाल जी, आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक अनीता हमारे साथ जुड़ गए। अनीता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो जी अनीता जी। मैम, मेरे को ना 3-4 दिन से बुखार है और मेरे को अभी थोड़ा कल से सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, खांसी भी, वीकनेस भी बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, देखिए आपकी इसमें ज्यादा जरूरी ये है कि अगर सांस की दिक्कत हो रही है तो ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, उसके लिए एक पल्स ऑक्सीमीटर आता है जो कि अब ज्यादातर घरों में है। और ज्यादातर घरों में कितना है ऑक्सीजन? 99 था, 99.9। हाँ 99 तो फिर ठीक है। तो इसलिए वो ऑक्सीजन जो है अगर 99 है तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जो ऑक्सीजन का लेवल अगर 90 या 92 से कम होता है तो हमें थोड़ा सा सावधानी बरतनी है ज्यादा, कि हमें सीटी स्कैन की जरूरत पड़ सकती है, उसमें एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज 96, 97, 98 वो बिल्कुल सेफ है। और इसलिए जो सांस की दिक्कत है ये कोरोना की वजह से नहीं होगी। बिल्कुल अनीता जी, आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अश्वनी। अश्वनी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर गुप्ता जी से एक ही सवाल पूछना चाह रहा हूँ मैम। डॉक्टर साहब सुन रहे हैं? जी हाँ जी, सुन रहा हूँ। हाँ जी, मैं 30 तारीख को वैक्सीन लगवाया था, 30 मार्च को। ठीक है। और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा बुखार आने लग गया। फिर मैंने टेस्ट करवाया था 10 तारीख को, 10 अप्रैल को, तो उसमें उन्होंने कोरोना पॉजिटिव की मेरी रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा। तो उसके बाद फिर मैं घर में ही रहा। तो घर में उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि आप आइसोलेट हो जाओ, और घर में ही उनकी सिविल हॉस्पिटल से जो भी टीम आ रही थी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ दे रही थी। तो अब मेरे को 14 दिन हो गए हैं, तो मेरे को ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसके बाद मेरे को है कि अभी मेरे को टेस्ट करवाना पड़ेगा फिर दोबारा से। अच्छा, देखो ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि अगर हम कोविड पॉजिटिव हो गए और नेगेटिव, हमारे कोई अब सिम्टम्स भी नहीं है तो हमें रिपीट टेस्ट करवाना है या हम सोचेंगे ये नेगेटिव है। देखो जनरली अगर आपके सिम्टम्स ज्यादा नहीं है, लक्षण ज्यादा नहीं रहे और आप ठीक रहे हैं तो उसमें दोबारा टेस्ट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी पॉलिसी है। और अगर किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी या किसी को सिम्टम ज्यादा रहे तो उसमें उनको टेस्ट कराने की दोबारा जरूरत पड़ती है। आप लोगों को नहीं, क्योंकि आपका तो सिम्टम ठीक रहे हैं। तो अब आप 14 दिन के बाद आप अपनी फैमिली के साथ मिक्स हो सकते हैं और दोबारा बिना टेस्ट कराए सोचते हैं कि आप नेगेटिव हो गए। 14 डेज के बाद नेगेटिव हो जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और अगले कॉल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष। सुभाष, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी सुभाष, अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। परसों मैंने डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगवाया था, वैक्सीन लगवाया है। तो मेरे शरीर में मैं पैरासीटामोल भी लगातार ले रहा हूँ, लेकिन मांसपेशियों में वैसे ही दर्द है, कम नहीं हो पा रहा। तो मतलब वैक्सीन लगवाने के बाद जो सिर में दर्द है वो आपने वैक्सीन उसके बाद अपने टेबलेट यूज से आपको रिलीफ नहीं मिला है। तो इसमें ये है कि आप साथ में पेन किलर ऐड कर लो, ठीक है, जैसे ब्रूफेन वगैरह है वो स्टार्ट कर लो, उसको आपसे मिल जाएगा। और आई थिंक 1 या 2 दिन के अंदर आपको इससे रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि इसके सिम्टम ज्यादा चलते नहीं है वैक्सीनेशन के बाद जो सिर में दर्द फीवर होता है। चलिए सुभाष, आशा करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतीश। सतीश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश। सुरेश, आप अपना प्रश्न पूछिए।
तो लगातार जो दर्शक है वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पवन गुप्ता, मेडिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। डॉक्टर, एक बात और है कि लगातार जो सोशल मीडिया है इस पर कई तरह के मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, लोग ज्ञान बांट रहे हैं, क्या ऐसे मैसेजेस पर ध्यान देना चाहिए? फिलहाल इस सवाल पर आएंगे। एक दर्शक कुलदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, अपना सवाल पूछिए। सर मैम नमस्कार। मैम मुझे 3-4 दिन से ना स्ट्रेस हो रहा है हैंड में, और प्लस सांस लेने में दिक्कत हो रही है और कमर को भी पेन हो रहा है। तो मैम ये कोविड के लक्षण है या नॉर्मली ये मौसम चेंज हो रहा है उसके तहत है? देखो, ये जो आपके जो सिम्टम्स हैं ये स्ट्रेस के हैं, क्योंकि जो आसपास जो डर का माहौल है और लोग इतने पैनिकी मोड में हैं, तो उसको देख के बेसिकली काफी लोगों को थोड़ा सा मानसिक तनाव है। तो ये इसके लक्षण है, ये कोविड के लक्षण नहीं है। कोविड के लक्षण तो जैसे मैंने बताया था कि बुखार और जुकाम, सर्दी लगना और खांसी रहना या सिर में दर्द या पेट में दर्द, वो सब ये आपके मानसिक तनाव के लक्षण है। तो इसके लिए यही है कि आप आराम से थोड़ा अपने आप को रिलैक्स रखिए, मेडिटेट करिए और ज्यादा जो आसपास की जो चल रहा है उससे अपने आप को थोड़ा डिस्टेंसिंग रखें, और अपने जो आपके जो शौक हैं जैसे म्यूजिक वगैरह, उसमें अपना टाइम ज्यादा स्पेंड करें। चलिए कुलदीप जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपना सवाल पूछिए। हरीश जी। नमस्कार जी। जी, आप अपना सवाल पूछिए हरीश जी, हम आपको सुन पा रहे हैं। ऐसा ही मेरे ना हार्ट के 2 अटैक हो चुके हैं मेरे को, तो मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ? हाँ जी, आपके पहले हार्ट अटैक का आप बता रहे हैं कि आपको हुआ है, तो बिल्कुल आप लगवा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बिल्कुल लगवाना है और बिल्कुल लगवाना है। बिल्कुल हरीश जी, तो आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं। पवन, डॉक्टर साहब ने बताया है कि आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। पवन जी, अब जिस तरह से कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, ऐसे में एक बात तो क्लियर है, लोग कंफ्यूज है थोड़ा कि वैक्सीन उनको लेनी है या फिर नहीं लेनी है। मुकेश सिरसा से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, आप अपना सवाल कीजिए। देखिए जी, मुझे मेरी रिपोर्ट अभी आई है पॉजिटिव, लेकिन मेरे को अभी 3-4 दिन से फीवर है, और मेरे जो लेफ्ट साइड के अंदर जो अपना जो छाती होती है अपना, इसके नीचे साइड में थोड़ा दर्द है। तो मैं, हालांकि थोड़ा बुखार आता है दिन में 2 बार, तो क्या मुझे एडमिट हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि मेरा थोड़ा सा दर्द है जब हाथ से थोड़ा प्रेस करते हैं तब। नहीं, आपको एडमिट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिंपल फीवर आ रहा है, तो सिंपल फीवर आने में और खांसी जुकाम में कोई एडमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक पल्स ऑक्सीमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको आप परचेज कर लिए, मार्केट में बहुत सस्ता है, उससे आप अपनी ऑक्सीजन देख करिएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेवल जो है वो अगर 92 से कम होता है तो ही अपने एडमिट होने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए मुकेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुभाष दिल्ली से। सुभाष, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी सुभाष। मेरे को 4 दिन से बुखार है मैडम। आप अपना सवाल कीजिए सुभाष। 4 दिन से बुखार है मेरे को, फीवर है। हेलो जी जी बताएं। हाँ जी हाँ सुन रहे हैं जी। हाँ जी, 4 दिन से फीवर है मेरे को, सिर में दर्द है, जुकाम खांसी है। हाँ, तो आपने कोविड टेस्ट करवाना है सबसे पहले, और साथ में अपने आप को आइसोलेट होना है। चलिए सुभाष जी, तो सबसे पहले आप अपना टेस्ट करवाइए। और एक दर्शक जींद से महासिंह हमारे साथ जुड़ गए। महासिंह, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर, मैंने 27 अप्रैल और मार्च को लगा रखा है पहला फर्स्ट इंजेक्शन, दूसरा कितने टाइम के बाद लगेगा? देखिए, आपने 27 मार्च को लगवाया है, और दूसरा इंजेक्शन जो है वो दूसरा इंजेक्शन 6 से 8 हफ्ते के बाद लगेगा। मान लो अगर आपने कोविशील्ड लगवाया है तो 2 महीने का अगर मैं मानूंगा तो मई में लग जाएगा आपको, 20-21 तारीख के आसपास। एक गात में राहत सी रहे जहनी में मेरी मिसेज का तकलीफ रहे जब खांसी, उसके बारे में बताओ जी। खांसी भी है?
हाँ जी। खांसी है तो उसके लिए आपने अपनी जो नॉर्मल कफ सिरप होती है वो यूज करनी है। वो कभी कभार स्मोकिंग वगैरह से भी होती है, कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको रात को सोते हुए कफ होती है, या धूल मिट्टी उड़ने से भी होती है, ये एलर्जिक कफ है, तो इसमें कफ सिरप का इस्तेमाल करिए। फसल कटाई और इस करके हो रहा दिक्कत है। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया था। चलिए महासिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक अंबाला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप उमेन आप अपना सवाल पूछिए। जी हेलो जी, उमेन जी आप अपना सवाल कीजिए। तो डॉक्टर साहब, कोरोना में क्या कुछ खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए? देखो, कोरोना में खाने में सबसे बड़ी चीज है कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी होती है, और बाहर का खाना, ठंडी चीजें इस्तेमाल, ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी है। तो उमेन जी, आप बाहर का खाना अवॉइड कीजिए, और दर्शकों से निवेदन है कि जब भी आप हमें कॉल कीजिए तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। एक और दर्शक कैथल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, आप अपना सवाल कीजिए। सुरेंद्र। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे थायराइड है जी, तो उससे घबराहट होती है जी, बीपी धड़कन की दिक्कत रहती है जी, तो मैं ये मतलब जो वैक्सीन ले सकता हूँ जी मैं? हाँ बिल्कुल, आपको वैक्सीन लेनी है। वैक्सीन, कोई भी बीमारी है उसमें वैक्सीन लगाना इनफैक्ट मैं कहूँगा कि आवश्यक है, क्योंकि जिसको भी इस तरह की बीमारी है, चाहे वो शुगर है, बीपी का मरीज है, या थायराइड है, और हार्ट पेशेंट है, या हार्ट अटैक की पहले हिस्ट्री है, तो उनमें कोरोना अगर हो जाता है तो उसमें वो ज्यादा तेजी से फैलता है और ज्यादा दुष्प्रभाव करता है, तो इसलिए उन लोगों को वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए आप आराम से बेखटक होकर वैक्सीन लगाओ। तो आप बेझिझक होकर सुरेंद्र जी ये वैक्सीन ले सकते हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश आप अपना सवाल कीजिए। मैंने इंजेक्शन लगवाया, ये पता कौन सा इंजेक्शन था? हाँ, मैंने इंजेक्शन लगवाया, मुझे ये नहीं पता वो इंजेक्शन कौन सा था। अब 42 दिन के बाद उन्होंने कहा था तो कौन सा इंजेक्शन लगेगा मुझे? इंजेक्शन वही लगेगा जो फर्स्ट टाइम आपका लगा था, तो आप उसी सेंटर पे जाइए जहाँ पे आपको इंजेक्शन लगाया था या वैक्सीन लगा था, और वहाँ पे वही वाला लगाएंगे जो आपको फर्स्ट टाइम लगा था। चलिए सुरेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पवन जी, जिस तरह से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि लगातार जो दर्शक जुड़ रहे हैं, एक ही कंफ्यूजन है कि ये वैक्सीन लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए। बीच में कुछ ऐसी जानकारियां भी आई थी, खबरें भी आई थी कि कुछ लोगों को वैक्सीन की वजह से थक्के हो गए, ब्लड क्लॉट बन गए बॉडी के अंदर। तो इस चीज पर जानकारी चाहेंगे आपसे, किन लोगों को ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, ऐसा है क्या कुछ? देखिए, वैक्सीन बहुत जरूरी है, स्पेशली जो एज ग्रुप अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्धारित किया है कि मोर देन 18 इयर्स अभी हो जाएगा एक में से। जी पवन, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन एक दर्शक फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, सिकंदर आप अपना सवाल पूछिए। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो घर में मतलब बच्चे रहते हैं, जो लस्सी और दूध पीते हैं सर, क्या कोरोना में लेना चाहिए सर ठंडी चीजें? डॉक्टर साहब जी, कोरोना में ठंडी चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ज्यादातर गर्म चीजों का इस्तेमाल या प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल ही करना चाहिए। चलिए सिकंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए, मनीष आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैम, मेरे को कई दिनों से खांसी हो रही है, 6-7 दिन से, तो क्या मुझे कोविड टेस्ट कराना चाहिए और कोई सिम्टम नहीं है? देखिए, आपको अगर सिर्फ खांसी हो रही है और कोई सिम्टम नहीं है, और घर में अगर किसी को कोई सिम्टम सच नहीं है, तो अभी आप रोक सकते हैं। और खांसी के लिए, क्योंकि खांसी के दूसरे बड़े जो कारण होते हैं, एलर्जिक कॉफ होना या फिर एसिडिटी बनना, तो ये सब चीजें करनी चाहिए। और अगर खांसी फिर भी नहीं जा रही तो चेस्ट एक्सरे होता है, वो करवाना चाहिए। चलिए मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर पवन, हम बात कर रहे थे कि वैक्सीन को लेकर काफी कंफ्यूजन है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। देखिए दीपशिका जी,
जो वैक्सीन है वो हमारे यहाँ इंडिया में अभी 2 तरह की अप्रूव हुई, अभी रिसेंटली एक तीसरी तरह की अप्रूव किया, स्पुतनिक। और सभी वैक्सीन बिल्कुल सेफ हैं और एफिकेशियस हैं, कोई साइड इफेक्ट, मेजर साइड इफेक्ट कोई नहीं है। पहले बीच में कुछ आया था कि क्लॉट्स कर रहे हैं या ब्रेन में क्लॉट्स हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर कुछ कंपनी जिन्होंने इसको बैन किया था उन्होंने वापस इसको अप्रूव कर दिया। और इंडिया में भी कुछ साइंटिस्ट ने जो ऑब्जेक्शन किया था, बाद में फिर उन्होंने अपने वापस कमेंट्स ले लिए कि नहीं, ये वैक्सीन सेफ है। सो दोनों ही वैक्सीन जो इंडिया में है वो सेफ है और अभी तक कोई इस तरह का मेजर साइड इफेक्ट अभी जो हमारा डाटा है उसमें नहीं देखने को मिला है। ठीक है पवन जी, बात ये है कि अब इन लोगों को, ठीक है पवन जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, धन्यराम, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं हिसार से। ये सवाल पूछो जी। जी हाँ, ये मैं ये पूछना चाहता था कि ये दो जो हमारे दवाइयां हैं, कोवैक्सीन और कोशील्ड है, ये क्या अंतर है इन दोनों में और किसको कौन सी लगवानी चाहिए? देखो, कोवैक्सीन जो है पूरी इंडियन मेड है और इंडियन मैन्युफैक्चर है। जो कोविशील्ड है वो यूके की है और बनी इंडिया में है। दोनों ही इक्वली सेफ हैं। दोनों में से कोई भी अगर मिले आपको लगवा लेनी चाहिए, कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है कि ये सेफ है और वो अच्छी नहीं है। और दोनों में ही कोई साइड इफेक्ट मेजर नहीं है। चलिए धन्यराम जी, दोनों जो वैक्सीन है वो काफी सेफ है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया। अभी ऋषभ, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, आप अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जैसे मेरे कई रिश्तेदारों ने वैक्सीन लगवाई है, उनको उसके बाद लगवाने के बाद 1 वीक से जैसे बॉडी में पेन रहता है, तो वैक्सीन सेफ है ऐसे इसमें ये पेन क्यों रहता है? देखिए ऋषभ जी, बिल्कुल कुछ लोगों में पेन रह सकता है, 2 दिन 3 दिन तो नॉर्मली रहता है, लेकिन उसमें ये महीने, उसमें ये 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते भी रह सकता है। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। अगर उसके बाद भी पेन रहता है तो वैक्सीन से रिलेटेड नहीं, फिर आपको कुछ दूसरी चीजों पे जाना चाहिए कि वो पेन क्यों है। बाकी वैक्सीन का पेन इतना लंबा नहीं चलता, वो ज्यादा 1 या 2 हफ्ते चलेगा। तो ऋषभ, आप अपने नजदीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए, वैक्सीन का पेन इतना लंबा नहीं होता है। ऋषभ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक दर्शक अंबाला से जुड़ गए हमारे साथ, मुकेश, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी मैम, जैसे ना मेरी घर वाली है मैम, जैसे कोई भी दवाई लेती है तो उसको ना मैम एलर्जी सा हो जाता है। अगर कोई टेबलेट भी लेती है तो एलर्जी हो जाती है मैम, तो वो क्या वक्त के मैम ये वैक्सीन ले सकती है, उससे कोई एलर्जी तो नहीं होगी? देखिए, एलर्जी अगर किसी को है तो वो उसका एक पैटर्न होता है। वो जब मौसम चेंज होता है तो तब होता है। उसके लिए जरूरी है कि डॉक्टर्स के पास जाएं, क्योंकि डॉक्टर टेस्ट लिखेगा, पेशेंट को पहले एग्जामिन करेगा, टेस्ट लिखेगा, क्योंकि एलर्जी के भी बड़े सारे तरीके और बड़े सारे कारण होते हैं। तो वो सारी चीजें देखनी है, उसके बाद ही कोई एक मेडिसिन सेलेक्ट होगी। बेटर ये है कि आप किसी मेडिकल एक्सपर्ट या डॉक्टर के परामर्श लें और उनसे मिलें। बिल्कुल मुकेश, तो आप डॉक्टर के परामर्श लें और उसके अनुसार ही अपना ट्रीटमेंट आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, क्या हम जो बात कर रहे थे अभी वैक्सीनेशन को लेकर, क्या कुछ ऐसे मरीज हैं जो वैक्सीन नहीं ले सकते हैं? क्या हार्ट पेशेंट को वैक्सीन दी जा सकती है, या इस लिस्ट में और भी कोई मरीज हैं जो क्रिटिकल हालत में होते हैं, वैक्सीन नहीं दी जा सकती, ऐसा कोई ऑप्शन है? जी, वैक्सीन लेने वाले तो बहुत पॉपुलेशन है। मेन यही है प्रश्न की किस में नहीं देनी चाहिए। तो वैक्सीन उन लोगों में नहीं देनी चाहिए जिनको पहले कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई हो किसी भी वैक्सीन से या किसी भी दवाई से। अगर सपोज उनको पास्ट में किसी वैक्सीन से कोई एनाफिलैक्टिक रिएक्शन या एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो उनको वो वैक्सीन नहीं लेनी है। दूसरा, अभी बच्चों में अभी ये नहीं लेनी है, क्योंकि बच्चों में अभी अप्रूव नहीं हुई है, ट्रायल नहीं। चलिए डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवीण, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। नवीन। हाँ जी, नवीन कुमार गौतम। डॉक्टर साहब, मैंने 17 तारीख को कोविशील्ड की मेडिसिन ली थी डोज, और 17 के बाद 18, 19, 20 से मुझे रोज थोड़ा थोड़ा बुखार हो रहा है। और घर वाले कहते हैं कि मुझे वो मेडिकल में जाके चेक करवाना चाहिए, मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? देखिए, अगर आपको बुखार चल रहा है और वो 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं और
बुखार के अलावा साथ में बदन टूटना या कोई खांसी, इस तरह के भी सिम्टम हैं तो एक बार कोविड का टेस्ट भी करवा लेना चाहिए। नहीं, और कोई सिम्टम नहीं है डॉक्टर साहब, सिर्फ हल्का हल्का बुखार अगर हो जाता है। बुखार अगर हल्का हल्का चल रहा है तो एक दो दिन और अभी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन साथ में एक आइसोलेट तो हो ही जाइए, और एक दो दिन के बाद अगर फिर भी बुखार रहता है तो आप एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका बुखार 2 से 3 दिन से ज्यादा नहीं रहता वैक्सीन का अगर बुखार है। चलिए नवीन जी, आशा करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक दर्शक राजवीर सोनीपत से हमारे साथ जुड़ गए। राजवीर, आप अपना प्रश्न कीजिए। जी राजवीर जी, चलिए, तो कोरोना से कैसे अपना बचाव किया जा सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहर लाल जी, आप अपना सवाल कीजिए। मेरी कोविड का इंजेक्शन 15 मार्च को लगा था जी। हेलो जी जी, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, सुन रहे हैं जी। हाँ, 15 मार्च को इंजेक्शन लगा था जी, और वो कह रहे थे 28 दिन बाद लगेगा। अब तक तो कोई मैसेज आ नहीं लिया हमारे पास। 15 मार्च को लगा है तो आप अब 6 से 8 हफ्ते के बाद लगवा सकते हो, और पहले वो 1 महीने के बाद लग रहा था, लेकिन अभी कुछ गाइडलाइंस में चेंज किया है, तो अब 6 से 8 हफ्ते के बाद आप लगवा सकते हो 15 मार्च से, अगर मैं बात करूं तो। मोहनलाल जी, 6 से 8 हफ्तों के बाद आप ये इंजेक्शन ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक दर्शक रोहतक से नरेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए। नरेश जी, आप अपना सवाल कीजिए। आपने मेरा सवाल लिया ही नहीं मैडम। मैं मोहनलाल एडवोकेट बोल रहा हूँ। चलिए जी जी। डॉक्टर साहब, तो किसी को जुकाम बुखार या कोई चीज है ना, तो वो डर। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ नमस्कार। हाँ बताइए। डॉक्टर साहब, वो 17 को लगवाया था टीका, छाती में भारीपन सा रहा कई दिन। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं जी। दर्शकों से अनुरोध है कि आप अपने टेलीविजन का वॉल्यूम हमेशा कम कर दीजिए करें जब भी आप कॉल करें। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित फरीदाबाद से। अमित, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरा सवाल ये था कि मैंने 2 डोज लगवा चुका हूँ मैं, और उसके बाद भी अभी थोड़ा सा मेरे को सिम्टम हल्का सा रहता है, तो क्या मुझे आर्टिफिशियल करवाना चाहिए? आपको कितना टाइम से है सिम्टम्स? ये मुझे हफ्ता हो गया सिम्टम हुए, तो ये गले में खराश है और थोड़ा बॉडी एक है। करवा लेना बेहतर रहेगा अगर आप करवा लेंगे तो। अच्छा, करवा लेना बेहतर है। उसके बाद अगर पॉजिटिव आता है तो फिर क्या करना चाहिए मुझे? पॉजिटिव आता है तो आपको आइसोलेट होना है, और साथ में आप किसी डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहिएगा, और ज्यादातर लोगों में हॉस्पिटल की जरूरत पड़ नहीं रही है, तो आशा है कि आपके भी सिम्टम्स जो हैं वो माइल्ड रहे। हाँ जी, माइल्ड सिम्टम है। हाँ, तो इसलिए आप घर पे भी मैनेज हो सकते हैं, आइसोलेट कर लीजिए और एक टेस्ट करवा लीजिएगा। चलिए अमित जी, तो आशा करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। योगराज, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगराज, आप अपना सवाल कर सकते हैं। टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद सवाल कीजिए। हेलो जी योगराज। हाँ जी, नमस्ते जी। जी, आप अपना सवाल कीजिए। नमस्कार जी। सर, मेरी उम्र 45 साल की है। मेरी उम्र 45 साल की है, और मुझे हेपेटाइटिस बी और प्लस सोराइसिस भी है। तो क्या मैं इंजेक्शन लगा सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आपको लगवा सकते हो। हेपेटाइटिस बी अगर आपको है, कोविड का वैक्सीन में इससे कोई दुष्परिणाम नहीं है, तो आप इसको लगवा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उससे। चलिए योगराज जी, आप ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक और दर्शक करनाल से राजवीर सिंह हमारे साथ जुड़ गए। राजवीर, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी मैडम, मैंने टीका लगवाया था 5 तारीख को जी। 5 तारीख को मैंने इंजेक्शन लगवाया था, उसके बाद मुझे तो शरीर में पेन है, सारे शरीर में। देखिए, 5 तारीख को आपने लगवाया था, तो अभी 20 दिन के करीब हो गए हैं, ठीक है। तो एक बार पेन जो है वो वैक्सीन से नहीं होना होगा इतने टाइम के बाद,
आप इसके लिए एक बार जो डॉक्टर हैं या आसपास जो भी मेडिकल एक्सपर्ट है, एक बार उनसे परामर्श लें। चलिए राजवीर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल एक दर्शक सीमा हमारे साथ जुड़ गई है। सीमा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। नमस्कार सर जी। मेरा नमस्कार बेटा जी। है 1.5 साल का और मैं उसको कैसे बचा सकती हूँ सर इस बीमारी से? देखिए, हेलो। इसमें बच्चों को बाहर नहीं निकालना, अभी घर से बाहर नहीं निकालना, और क्योंकि वो 1.5 साल का है तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। उसमें दूसरा ये है कि अगर वो बाहर निकले या किसी जरूरी काम से भी निकलना पड़े तो मास्क का उपयोग करिए। और अभी क्योंकि सेकेंड वेव चल रही है तो बच्चे जैसे कई बार बाहर खेलने चले जाते हैं तो उनको उससे भी बचाना है। ठीक है सर। चलिए सीमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है, कंचन। कंचन, आप अपना सवाल कीजिए। हेलो जी कंचन। हाँ जी, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई है, मेरे ऊपर जरूरी है लगवानी? 60 साल के आसपास है। हाँ हाँ बिल्कुल, 60 साल के लोगों को तो ज्यादा जरूरी है, लगवानी है। पर मेरे हाथ में दिक्कत है, गंदा उतर गया था मेरा, इसलिए। नहीं, उससे कोई वो नहीं है, इसको आप लगवा लीजिए जितनी जल्दी हो सके। चलिए कंचन जी, तो जितना जल्दी हो सके आप ये वैक्सीन लगवा लीजिए, इससे प्रॉब्लम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वही लगातार जो दर्शक है हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट पवन गुप्ता जी भी मौजूद हैं जो आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। पवन जी, अब जिस तरह से पूरा माहौल बना हुआ है, ऐसे में जो व्यक्ति फिलहाल घर पर हैं, कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, उन्हें घर पर रहकर क्या कुछ खाने पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये कोरोना का स्ट्रेन उन्हें छू ना सके? देखिए, घर में रहते हुए सबसे पहले तो हमें एक नियमित रूप से खाना खाना चाहिए और अपने मील्स को प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए, जो तीनों मील्स होती हैं, जो ब्रेकफास्ट की बात करें या लंच या डिनर की। दूसरी चीज ये है कि हाई प्रोटीन डाइट लेनी है और हाई कैलोरीज डाइट अवॉइड करनी है। जो भी ज्यादा कैलोरीज वाली चीजें हैं उनको उनका सेवन नहीं करना। और लिक्विड डाइट स्पेशली, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो उसमें वाटर लॉस ज्यादा होता है, तो हमें लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है या लिक्विड ज्यादा पीने हैं, चाहे वो पानी हो या जूस हो। और फ्रेश फ्रूट्स लेने हैं, सीजनल फ्रूट्स लेने हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल लेनी है। और इसके अलावा हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज या व्यायाम करना है घर पे ही रहते हुए, और जो एरोबिक एक्सरसाइज अगर वो। बिल्कुल पवन जी, और हमारे साथ एक दर्शक फरीदाबाद से रेखा जुड़ गई हैं। रेखा, आप अपना सवाल कर सकती हैं। तो लिक्विड डाइट आप बता रहे थे पवन गुप्ता जी, उसे जारी कीजिए, जारी रखिए। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करना है घर पे रहते हुए, चाहे वो एरोबिक एक्सरसाइज की बात करें या जो भी पॉसिबल है घर में रहते हुए वो सब करना है। क्योंकि अगर घर में रहते हुए हम डर से और मानसिक तनाव से अगर घर पे बैठे रहेंगे या फिर सोते रहेंगे तो उससे ज्यादा वो अगर कोरोना होता है तो ज्यादा परिणाम छोड़ के जाता है। अच्छा, इसलिए अपने आप को मानसिक तनाव से भी हमें दूर रखना है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को तमाम सुझाव देने के लिए। आशा करते हैं कि इन सुझावों से दर्शकों को मदद मिल पाए।